प्राकृतिक कार्य का मतलब है ये पूरी तरह से प्रकृति पर नियंत्रित होता है। इसके दो मुख्य भाग आते हैं, भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। अब जैसे कि नामों से इसमें स्पष्ट हो रहा होगा प्राकृतिक क्या कारक है और प्राकृतिक क्या कारक। तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार। ठीक है, पृथ्वी के उत्पत्ति विचार से मतलब है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उस निर्माण के आधार पर विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, तो उस आधार पर पृथ्वी की संरचना कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को लेकर एक्सप्लेन करती हूँ। पहला आता है हमारा अप्राकृतिक कारक। अप्राकृतिक कारक से हमारा आता है कि जो क्रियाएं प्रकृति द्वारा निर्भर न होकर एक सामान्य दशाओं के आधार होती है, जिसमें एक सामान्य दशाओं से टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्राकृतिक कारक नहीं है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, वही चीज इसमें हम सबसे पहले लेते हैं घनत्व। घनत्व से अर्थ है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। घनत्व का अर्थ है डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं? सामान्य रूप में अगर हम सिंपल डेंसिटी को समझना हो तो घनत्व क्या होगा? किसी चीज की जितनी मात्रा में संगठन होता है वह घनत्व कहलाता है। तुम लोगों ने जनसंख्या के बारे में पढ़ा होगा कि जब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, वहां का घनत्व मैदानी क्षेत्र में घनत्व अधिक पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में घनत्व कम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं घनत्व को सिंपल समझाऊं तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, रूपांतर चट्टानें और तीसरी होती है हमारी अपसारी चट्टानें। अपसारी चट्टानों का घनत्व कम होता है, जबकि आग्नेय चट्टानों का घनत्व कम ज्यादा होता है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो चीज जितनी संगठित रूप में होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अगर डेंसिटी को और क्लियर करना है तो इसमें जाती हूँ, 1 किलो का बांट लेते हैं और 1 किलो रुई लेते हैं। अब उसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सामान्य रूप में डेंसिटी होगी वो बांट की ज्यादा होगी। बांट आकार में कैसा है? छोटा है, और रुई आकार में कैसी है? बड़े रूप में पाई जाती है। तो डेंसिटी का अर्थ हम लगा लेंगे आकार छोटा, तो घनत्व कैसा होगा? अधिक। ठीक है, आकार बड़ा होगा तो घनत्व कैसा होगा? कम। लिख देती हूँ मैं घनत्व। ओके, ठीक है, यानी आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा घनत्व वैसे वैसे कम होता जाएगा। अब इसको हम इस पृथ्वी की संरचना समझते हैं। जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है उसका घनत्व 2.5 से 3.3 तक मिलता है, जबकि हमारे कोर का घनत्व जो है वो पाया जाता है 11 से 15। इसके बारे में कभी कभी कंफ्यूजन है, बहुत से भूगोलवेत्ता 20 तक पहुंच जाते हैं, बहुत से भूगोलवेत्ता कहते हैं कि ये घनत्व 11 से 12 तक होता है, और कुछ कहते हैं 11 से 15 तक होता है। लेकिन 11 तो मुख्य है ही कि जो कोर का घनत्व है वो 11 तो है, लेकिन जैसे जैसे उसमें मेल्टिंग पावर बढ़ती है वैसे घनत्व बढ़ता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे जो घनत्व कितना है? 11। क्रस्ट का घनत्व कितना है? 2.5 से 3.3। तो जैसे जैसे हम आंतरिक संरचना और पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है, एक शब्द आता है औसत घनत्व, तो जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि क्रस्ट का घनत्व अलग है, एवरेज घनत्व अधिक है, अंतर है, और कोर के घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की ओर जाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व बढ़ता ही जाता है। क्लियर है घनत्व? दूसरा शब्द आता है दबाव। दबाव शब्द को अगर हम समझें, किसी चीज पर प्रेशर, दबाव को हम कह सकते हैं इंग्लिश में प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि किसी चीज की अगर वजन ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर कैसा होगा? अधिक होगा, और वजन कम होगा तो उसका प्रेशर कम होगा। क्लियर है? जैसे मैं रुई को उदाहरण द्वारा से ले सकते हैं। रुई अगर पैर पे गिरे तो दर्द होगा, और अगर
अधिक पड़ रहा है। अब जैसे जैसे हम पृष्ठ से कोर क्यों जाते हैं, इसको अगर हम दबाव से जोड़े तो जैसे जैसे पृष्ठ से कोर क्यों जाते हैं वैसे वैसे ऊपर की संरचनाओं का दबाव नीचे की ओर पड़ता है। यही हमारे दबाव और घनत्व को अगर हम जोड़े, दबाव और घनत्व को जोड़ सकते हैं कि डेंसिटी अधिक, ऐसे हम प्लस भी कर सकते हैं, डेंसिटी बढ़ती जाती है तो दबाव भी बढ़ता ही जाता है, दबाव कम होता है तो डेंसिटी भी कम होती जाती है। क्लियर है? दबाव बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, दबाव कम होगा तो डेंसिटी कम होती जाती है। क्लियर है? अगर हम सेल करें, आग्नेय सेल सबको पता डेंसिटी अधिक होती है, क्यों? क्योंकि वो किससे बनती है? मैग्मा से बनती है। अब सादी सेल कैसी होती है? हमारी पृष्ठ पर, एक और बता दूं, हमारी पृष्ठ पर 75% क्षेत्र पर अब सादी सेल पाई जाती है। इसी कारण से हमारी पृष्ठ का जो डेंसिटी है वो कम रहती है। क्लियर है? अब दबाव और घनत्व क्लियर हो गए। और जैसे जैसे अंदर आते हैं आग्नेय सेल की जगह पर, सादी सेल की जगह पर क्या सेल होते हैं, और लोहा सिलिका की मात्रा बढ़ती जाती है, तत्वों खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है, जिस कारण से दबाव और घनत्व बढ़ता ही जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं तापमान। तापमान पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। अब तापमान बढ़ने की बात करें तो तापमान बढ़ने को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि किसी एक कमरे में गर्मी है और 2 व्यक्ति बैठे तो गर्मी लगेगी, और उसकी जगह पर 100 व्यक्ति रह जाए तो गर्मी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जैसे जैसे ऊपरी संरचनाओं का प्रभाव पड़ता है, गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता ही जाता है। सामान्य जो तापमान बढ़ने का क्रम रहता है वो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सामान्य तापमान बढ़ने की दर क्या है? गहराई में जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 मीटर पर जो तापमान बढ़ने की दर है वो कितनी हो जाती है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इससे आगे बात करें कि 200 मीटर पर कितनी हो जाती है? सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 मीटर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 मीटर पर जाकर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसके बढ़ने का क्रम घटते क्रम में होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने के लिए एक सामान्य दशाएं जो होती हैं उसके अतिरिक्त कुछ जो चट्टानों का स्वरूप है वो भी प्रभावित करता है कि कैसी चट्टानें हैं, उसके आधार पर ही टेम्परेचर पृथ्वी की पृष्ठ से लेकर कोर तक जाने पर बढ़ता जाता है। क्लियर है? यही कंडीशन घनत्व और दबाव की भी होती है कि जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाते हैं घनत्व और दबाव पहले तो एक सीमा तक बढ़ता है, बढ़ने के बाद हर एक की एक कैपेसिटी होती है बढ़ने की, और उसके बाद उसके बढ़ने का क्रम बंद हो जाता है। जैसे कि तुम लोग सामान्य करते हैं, किसी डिब्बे में हम कोई सामान भर रहे हैं, उस सामान को हम भरते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, जब तक उसमें हवा है, एयर है, तब तक तो वो भरता जाएगा, और जब उसकी एयर समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? वो भरना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें जब तक हवा का प्रेशर होता है तब तक तो वो बढ़ती हैं, और जैसे जैसे हवा का प्रेशर कम हो जाता है वो बढ़नी बंद हो जाती है या उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। क्लियर है?
इसके लिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि एक चीज और समझाती हूँ इससे पहले कि जो प्राकृतिक तरंगें हैं ये सबसे तीव्र होती हैं। और दूसरी बात, ये तरल व ठोस व गैस तीनों में ही अपनी गति को बनाए रखती है। तरल में इनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है, ठोस में इनकी गति बहुत तीव्र होती है और गैस में भी गति इनकी बनी रहती है। तो तीन तरंगें होती हैं। दूसरी तरंगें जो होती है, द्वितीय तरंगें, ये सिर्फ ठोस में चलती हैं। पहली बात में इनकी गति कैसी होती है? ये सबसे तीव्र हो गई, ये मध्यम हो गई और ये किस चलती है? सिर्फ ठोस में चलती है। ठीक है। और तीसरी धरातल तरंगें कहाँ चलती हैं? ये सबसे धीमी होती है, साथ में याद रखना ये सबसे विनाशक भी होती है। और ये सिर्फ कहाँ चलती है? धरातल। ठीक है। अब हम इनसे कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? इसके लिए अब हमने ये पढ़ लिया कि प्राथमिक तरंगें कहाँ से होती है? तीव्र होती है, लेकिन कहाँ चलती है? तरल में, ठोस में और गैस तीनों में चलती है। द्वितीय तरंगें कौन सी होती है? मध्यम होती है, इनकी गति मध्यम होती है और इनकी जो गति मध्यम होती है, जो कहाँ चलती है? सिर्फ ठोस में चलती है। जबकि तीसरी तरंगें जो होती है धरातल, वो कैसी होती है? धीमी और विनाशक होती है और ये सिर्फ धरातल पर चलती है। अब इस आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? इसके लिए मैंने ग्लोब, इसको हम ग्लोब के रूप में देख सकते हैं कि पृथ्वी की अगर हम आंतरिक संरचना में जाते हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर तरंगों की गति में अंतर पाया जाता है। अब इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पर 103 डिग्री से 143 डिग्री तक पी तरंगें कैसी हो जाती हैं? बहुत धीमी। ठीक है। और 103 डिग्री नॉर्थ से लेकर 103 डिग्री तक एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? 103 डिग्री से 143 डिग्री पर तरंगें कैसी आती है? पी तरंगें बहुत धीमी हो जाती हैं, जबकि 130 डिग्री ईस्ट से लेकर 130 डिग्री साउथ वेस्ट तक जो है एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। इससे हम कैसे आवाज लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तो इसके लिए हमें फिर से इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कंडीशन क्या थी कि पी तरंगें कैसी आती है? धीमी। सबसे तीव्र होती है, लेकिन तरल में कैसी हो जाती है? वो धीमी। तो इसका मतलब यहाँ पर 103 डिग्री से 143 डिग्री तक संरचना कैसी पाई जाती है? तरल रूप में। क्लियर है? और जबकि यहाँ पर इनकी गति फिर से बढ़ने लगती है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ठोस तत्व भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा हो सकता है? तरल ठोस हो सकता है, जबकि यहाँ पर तरल संरचना पाई जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं ना कहीं तरलता पाई जाती है। क्लियर है? अब आता है हमारा दूसरा शब्द ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक संरचना ऐसी पाई जाती है लगभग 100 से 100 किलोमीटर की गहराई पर, जहां जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल का मतलब जहां पर इस दुर्बलता मंडल से ही पृथ्वी पर एक ऐसी परत है जो बहुत मोटी है और उसके मूवमेंट में आने पर उन कठोर दुर्बलता मंडल से ही ज्वालामुखी क्रियाएं होती है और यहाँ
मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो लावा के रूप में ज्वालामुखी क्रिया करता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं ना कहीं दुर्बलता पाई जाती है। क्लियर है? अब तीसरा आता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार में 3 बातें कही गई हैं कि पृथ्वी, कुछ लोग कहते हैं, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो शायद पहले, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस तत्वों के मिश्रण से हुई है। तो गैस तत्व के मिश्रण से होने के कारण हम कह सकते हैं कि वो कैसा हो सकता है, गैसीय अवस्था में हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहाणु से हुई है, यानी कणों के मिलने से हुई है। तो उस आधार पर पृथ्वी कैसी होगी, ठोस अवस्था में होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय तत्वों से हुई है। तो ज्वार तो कब बनती है, जब उसमें गैसीय अवस्था होती है या तरल अवस्था होती है। तो उस आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के 3 तत्व निकल के आते हैं। पहला होता है हमारा ग्रहाणु। ग्रहाणु के आधार पर पृथ्वी कैसी होगी, ठोस आंतरिक संरचना। दूसरा आता है ज्वारीय। ज्वारीय के आधार पर हमारी संरचना कैसी होगी, पृथ्वी की जो संरचना है ज्वारीय आधार पर कैसी होगी, हमारी तरल। और तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है बाद में कटेगी अब थोड़ी। हमारा तीसरा आता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पर हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जिसमें पहला आता है, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने माना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रहाणु से हुई है। ग्रहाणु किसे कहते हैं, एक जो कणों को मिलाकर संगठन से जो संरचना बनी है, वो उस आधार पर ग्रहाणु के तौर पर कैसी हुई संरचना, कणों से बनी है तो कैसी हुई, ठोस। अगर हम सिंपल छोटे शब्दों में लिखें तो कणों के संयोग से, अगर कणों के मिलने से हुई है तो वो क्या संरचना होगी, हमारी ठोस। दूसरी हमारी है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना में क्या कहा गया है कि पृथ्वी पर यदि किसी कोई निहारिका निकल रही थी, निहारिका में ज्वार उत्पन्न हुआ, दूसरी निहारिका ने आकर ग्रेविटी से ज्वार उत्पन्न किए और उस ज्वार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस आधार पर ज्वारीय आधार पर परिकल्पना की हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होनी चाहिए, तरल अवस्था में होनी चाहिए। और तीसरा अगर हमारी बात करें, तीसरी संरचना है हमारी निहारिका। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की संरचना कैसी होनी चाहिए, गैस रूप में होनी चाहिए। द्वारा लिखती हूँ, गलत से लग रहा है। अपने विचारों के अनुसार हम इस संरचना को देखें तो ग्रहाणु ठोस तो हो सकती है, लेकिन तरल और गैस रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं हो सकती। क्योंकि ग्रेविटी जो हमारे, तुमने अगर ग्रहों के बारे में जानकारी हो नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के देना, मैं तुम्हें ग्रहों के बारे में भी बता दूंगी कि किस तरह की ग्रह की संरचना है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। जैसे तुम चाहते हो वीडियो उसके बारे में मुझे बता सकते हो। तो उसके आधार पर तरल और गैस होना संभव नहीं है। अगर मैं सिंपल समझा देती हूँ थोड़ा सा, कि अगर गैस का मतलब है बैलून, समझ लो गुब्बारे की आकृति में अगर कोई चीज बनी हुई है तो वो तुम्हें रुक सकती है वायुमंडल में या ब्रह्मांड में, नहीं रुक सकती। और अगर तरल होगी तो भी वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण नष्ट हो चुकी होगी। तो इन दोनों की संभावनाएं कम बताई जाती है, जबकि ठोस
पर, दबाव पड़ने पर वो लावा बाहर की ओर निकलता है। तो कहीं ना कहीं अनुसंधान में गैस भी पाई जाती है। तो इस चीज से सिद्ध होता है कि गैस भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, लेकिन किसी एक रूप में होना संभव नहीं है। हमने अभी पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, उसके कुछ कारक थे। उन कारकों के आधार पर पता करने की कोशिश की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब हम पढ़ा रहे पृथ्वी की जो संरचना है उसकी नवीनतम विचारधारा क्या है। जितना भी अनुसंधान हुए, जितने भी उनकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में डायग्राम बना लिया है। उसको मैं समझाती हूँ वो है क्या है। ठीक है, पृथ्वी की अगर हम संरचना को बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेटल और तीसरा है कोर। ठीक है, इनको पृथ्वी की संरचना के लिए इसके लिए किस आधार पर इसको बांटा गया है कि लगभग समानताएं पाई जाती है। उस आधार पर इनको 3 भाग कर दिए। पहला क्रस्ट कर दिया, दूसरा मेटल कर दिया, तीसरा कोर कर दिया। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा क्रस्ट है, कौन सा मेटल है, कौन सा कोर है। तो हमारा अगर मैं नीचे से बात करूं तो हमारा ये जो गुटेनबर्ग ये जो संरचना है ये कहलाती है कोर, ये है मेटल और इसको बोलते हैं क्रस्ट। अब इस आधार पर जो पृथ्वी की संरचना है उनमें लगभग अधिक अंतर ना पाने के कारण, समानताएं पाने के कारण, खनिजों की समानता पाने के कारण इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब बात आती है पहले की, सबसे पहले आता है हमारी ऊपरी संरचना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। दूसरा शब्द आता है इसका लिथोस्फीयर। क्रस्ट और लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर का सिंपल समझे, पृथ्वी की ऊपरी संरचना
यानी ज्वालामुखी फटते हैं। ये टॉपिक आएगा तो और से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, संवहन धाराएं चलती हैं जिसका कारण तापांतर को माना जाता है। दूसरा आता है ये जो हमारा क्रस्ट और मेटल के बीच में पाया जाता है, और ये इसके बीच में इनको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, मेटल और को बांटा गया है। जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोलते हैं बाह्य मेटल, और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं आंतरिक। ऐसे ही कोर में ये बाह्य कोर है और ये आंतरिक कोर है। इसमें आ नहीं रहा है, छोटा लिखती हूँ। क्लियर है? तो इस आधार पर इन सबके बीच में गुटेनबर्ग ने गुटेनबर्ग बताया था, ये कहाँ पाया जाता है, आंतरिक मेटल और बाह्य कोर के बीच में। लेहमान जगह पाई जाती है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में, और ये हमारा कोर हो गया। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कि पृथ्वी की नवीनतम विचारधारा के अनुसार हमारी संरचना कैसी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपर क्या पाई जाती है, असंतुलित पाई जाती है, जिस कारण से इसका डेंसिटी जो है बहुत कम रहती है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी क्रस्ट की ऊपरी परत की डेंसिटी कितनी है, 1.6 ही है। इससे धीरे धीरे बढ़ती है तो 3.3 तक पहुंचती है। इसके बाद में जो हमारी डेंसिटी है वो 5.5 तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब दबाव घनत्व बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके बाद बाह्य कोर में 10.13, आंतरिक कोर में 12:13 डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, अब संरचना कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे क्रस्ट से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होगा, संरचना कैसी होगी, कठोर हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। बताया था मैंने, डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन संरचना कैसी है, कठोर है। ठीक है, अब कठोर होने के बावजूद भी कुछ स्थानों पर यहाँ संरचना कठोर की जगह कैसी हो जाती है, मुलायम। अब उस चीज को समझो। ठीक है, यहाँ पर मैंने तुम्हें वो समझाया था कि एक डायग्राम बनाया था, पहले बनाया था, उसमें क्या बताया था, यहाँ पर 103 डिग्री से 143 डिग्री पर क्या होता है, एस तरंगें क्या हो जाती है, बताया था, लुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस तरंगें लुप्त हो रही है, यानी कि वो क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर एस तरंगें लुप्त हो रही है, कि वो कैसा होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। तो हमारे मेटल कैसा हुआ, लिक्विड इन तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वो तरलता इतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि हम लिक्विड रूप में, फ्लो के रूप में दिखा सके। यानी पृथ्वी के क्रस्ट से जैसे जैसे नीचे आते हैं तरलता पाई जाती है और यहाँ पर तरलता बढ़ जाती है, जिस कारण से एस तरंगें लुप्त हो जाती है। क्लियर है? अब इससे नीचे आते हैं कोर में क्या पाया जाता है, कोर में घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व मतलब बड़ा, चट्टानों में भारी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर निकिल और लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो यहाँ संरचना कैसी पाई जाती है, जैसे जैसे लोहांश और मैग्नीशियम तत्व भी बढ़ते जाते हैं, आंतरिक संरचना बाहरी कोर में निकिल की, लोहे की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर तो तरल ठोस शब्द आता है, तरल ठोस, ये यहाँ कैसी है, तरल अवस्था में है लेकिन ठोस है। यानी कि जिस तरह से सिल्ट शब्द सुना होगा तुमने, सिल्ट का मतलब क्या होता है, तरल ठोस अवस्था। तो उस तरल ठोस अवस्था में पाई जाती है कौन सी संरचना पाई जाती है, आंतरिक कोर। जबकि बाह्य कोर कैसे पाया जाता है, कुछ तरल अवस्था में पाया जाता है। यानी कि मध्यवर्ती, इससे कैसे होता है कि मध्यवर्ती भाग कुछ तरल अवस्था में है, जबकि क्रस्ट और कोर का आंतरिक भाग तरल ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि ऊपरी अवस्था जो क्रस्ट है वो हमारी कैसी है, ठोस अवस्था में है। क्लियर है?
150 से 200 किलोमीटर में जो बनेगी वो हमारी बनेगी 100 किलोमीटर में हमारी बनेगी आंतरिक संरचना। तो कॉर्नाट खंड होता है बाह्यकृष्ठ और आंतरिक कृष्ठ। क्लियर है? दूसरा आता है हमारा मोमोस होता है कहाँ है? आंतरिक कृष्ठ और बाह्य मेटल। मेटल के बाद जो इससे करेंगे तो ये हमारा आ गया कॉर्नाट असमर्थता के क्षेत्र। रैपिड असमर्थता बाह्य मेटल और आंतरिक मेटल, यानी इन दोनों के बीच में जो पाया जाएगा ये हो जाएगा हमारा रैपिड असमर्थता। एक बात और क्लियर बता देती हूँ, जो हमारे पर्वतों का निर्माण होता है, जो बलित पर्वत का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? रैपिड असमर्थता के यहाँ से जो है बलित हुआ मलबा बाहर की ओर निकलता है। तो पर्वत निर्माण वाली जगह है वो कहाँ पर है? रैपिड असमर्थता, यानी कि बाह्य मेटल और आंतरिक मेटल के बीच के क्षेत्र में। और फिर बचा हमारा वुटेनबर्ग आंतरिक मेटल और बाह्य कोर, यानी आंतरिक मेटल ये हो गया, बाह्य कोर ये हो गया। यहाँ पर होगा वुटेनबर्ग और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेहमान। ठीक है, यहाँ पर कोणार्क, यहाँ रैपिड, नहीं यहाँ पर मोमो, यहाँ रैपिड, फिर वुटेनबर्ग और फिर आएगा लेहमान। ये असमता पाई जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, यानी हर एक संरचना में एक एक असमता पाई जाती है। पर्वतों का निर्माण कहाँ होता है? रैपिड पर। बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं नेक्स्ट